नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अलविदा 2024। जैसे जैसे साल 2024 बीता, देश भर में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं ने आकार लिया। कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादों ने इतिहास के पन्नों में अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। आज हम उन्हीं घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो देश और देशवासियों के लिए 2024 को याद करने का जरिया रहेंगी। आइए देखते हैं भारत के लिए कैसा रहा साल 2024। देश के लिए साल 2024 की शुरुआत भव्य और शानदार हुई। एक लंबे और सदियों के संघर्ष के बाद देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में श्री राम मंदिर और श्री राम लला की भव्यता की चर्चा हुई। और ये पल ही कुछ ऐसा था। सदियों बाद श्री राम लला अपने भव्य महल में विराजे और पूरी दुनिया ने फिर एक बार उनकी सुंदर छवि देखी। इस अति सुंदर अद्भुत दृश्य और पल की पूरी दुनिया साक्षी बनी। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। पूरे देशवासियों के लिए ये पल भाव विभोर कर देने वाला था। 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। लंबे संघर्ष की समाप्ति के साथ अयोध्या नगरी ने नया अध्याय लिखना शुरू किया। हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को किया। बरसों बाद राम भक्तों का सपना सच हुआ और पल अद्भुत था। रामलला की मूर्ति अद्भुत, जैसे साक्षात श्री राम अपनी नगरी में लौट आए हों। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। अब राम भक्त भगवान राम की जन्मभूमि पर ही उनका पूजन कर रहे हैं। हमारे राम आ गए हैं। बाईस जनवरी को भव्य बनाने के लिए तैयारियां पहले से शुरू हो गई थी और इतना भव्य पल था जिसकी कल्पना हमने सपने में की थी। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। देश के 5 लाख मंदिरों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण हुआ। देश के हर गांव में संपर्क अभियान चलाया गया। 50 लाख कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को अक्षत दिए। प्रसारण के दौरान देश भर के मंदिरों में भजन कीर्तन की गूंज रही। देश भर में भव्य दीपोत्सव मनाया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से भेंट आई। कार्यक्रम के लिए नागपुर से राम हलवा आया। मथुरा, तिरुपति और उज्जैन से भोग के लिए लड्डू भेजे गए। वडोदरा से विशाल दीपक और 108 फीट लंबी धूप बत्ती आई। हैदराबाद से रामलला के लिए सोने की खड़ाऊ भेजी गई। रामलला को जनकपुर ने भेंट किया कई ट्रक भार। गुजरात ने रामलला के दरबार में भेजा विशाल नगाड़ा। वर्ल्ड क्लॉक देकर लखनऊ ने भी रामलला के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। सुप्रसिद्ध अलीगढ़ के ताला चाबी भेजे गए अयोध्या। मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया मंदिर की नींव बनाने के लिए 2587 क्षेत्रों की पवित्र मिट्टी लाई गई।
झांसी, बिठूरी, हल्दी घाटी, यमुनोत्री, चित्तौड़गढ़, स्वर्ण मंदिर और अन्य पवित्र स्थानों से मिट्टी आई। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर मिलने वाली शालिग्राम शिला से पत्थर मंगवाया गया। 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति बनाई गई। मूर्ति में वास्तुकारों ने 5 साल के बालक की कोमलता को उकेरा। राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला 2019 में ही आ गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरी विवादित भूमि हिंदुओं को दे दी और मस्जिद के निर्माण के लिए एक वैकल्पिक स्थल आवंटित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और तभी शुरू हो गई थी तैयारियां अयोध्या को भव्य बनाने की। साल 2024 देश की सियासत के लिए भी बेहद खास और दिलचस्प रहा। हमने इस वर्ष लोकतंत्र का महापर्व मनाया, जिसमें हमारे देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए और ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और पूरे विपक्ष के बीच हुआ, जिसके चलते ये मुकाबला और भी महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहा। एक तरफ एनडीए का नारा 400 पार, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का नारा संविधान खतरे में है और इन्हीं वादों और नारों ने इस लोकसभा चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई एनडीए में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में चुनाव हुआ। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर देश के लिए सत्ता का चुनाव किया, जिसके परिणाम स्वरूप तीसरी बार एनडीए को ये कमान सौंपी। लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग ने 4 जून को घोषित किया, जिसमें 240 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस 99 सीट जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी तो 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। लोकसभा के परिणाम में 2 राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका नजर आई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीतकर कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया, तो उत्तर प्रदेश ने सपा ने बाजी मारी। सपा का पीडीए का फॉर्मूला काम कर गया और उसने 37 सीटें जीतकर एनडीए को आधे से भी कम सीटों पर सिमटा दिया। इसी के साथ 400 पार का दम भर रही एनडीए को 240 सीटों पर लाकर इंडिया अलायंस ने देश भर को चौंका दिया। चुनाव में इंडिया अलायंस ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी ये मजबूती आगे के चुनावों में नजर नहीं आई। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। लोकसभा के परिणामों को लेकर तैयारी शुरू हो गई हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों की। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने पर विधानसभा के परिणाम कांग्रेस के लिए प्रत्याशित रहे। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो जम्मू कश्मीर के परिणाम के बाद कांग्रेस अपने घटक दलों के निशाने पर आ गई, या फिर ये कहे कि मैदान में अकेले कांग्रेस के अस्तित्व की चर्चाएं तेज हो गई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए। हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन की शानदार जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन बीजेपी ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और लगातार तीसरी बार जीत हासिल की, जो राज्य के इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली पार्टी बन गई। और कांग्रेस केवल 37 सीटें जीतने में सफल रही। तो वहीं 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चुनाव में 42 सीटें मिली। उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी ओर बीजेपी ने 29 सीटें अपने नाम की। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार चुनाव हुआ। अब बारी आई महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के परिणाम से उत्साहित बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के परिणाम अप्रत्याशित रहे। महाराष्ट्र में महायुति ने फिर से सरकार बनाई। महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। भाजपा ने 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 57 सीट और एनसीपी अजित पवार गुट ने 41 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी 46 सीटों पर ही सिमट गया।
शिवसेना उद्धव गुट 20 सीटें, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार के हिस्से में 10 सीटें आई। 2 सीटें सपा ने जीती हैं, 10 सीटें अन्य के खाते में गई। इसी के साथ झारखंड के चुनाव में सोरेन सरकार फिर से बनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2024 विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखी। पार्टी 81 में से 34 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं सहयोगी दल कांग्रेस 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये प्रदर्शन जेएमएम के लिए बड़ी वापसी है, क्योंकि इससे पहले के एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को बढ़त दे रहे थे। इन परिणामों के साथ ही कांग्रेस का ईवीएम अलाप भी शुरू हो गया। मध्य प्रदेश न सिर्फ औद्योगिक हब बन रहा है, बल्कि हर क्षेत्र में उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग अनुकूल नीति और मजबूत अधोसंरचना से प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में निवेश हो और इंडस्ट्री डेवलप हो, इसके लिए नई निवेश नीति के तहत सरकार काम कर रही है और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जिसकी शुरुआत साल 2024 में हुई। केंद्र सरकार के वित्तीय अनुदान का सीधा फायदा हमने निवेशकों को देने के साथ साथ त्वरित गति से हमने कहा आइए आप प्रदेश के निवेश में अपना भागीदार बनिए, हम भी 1 रुपए में आपको भूमि देने को तैयार है। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया। प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत उज्जैन से हुई। उज्जैन में 1 और 2 मार्च 2024 को एमपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। उज्जैन में हुई पहली रीजनल इन्वेस्टर्स समिट और मुंबई में मिले निवेश के प्रस्तावों को मिला लिया जाए तो प्रदेश में 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। सिलसिलेवार नजर डालते प्रदेश की अलग अलग जगह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर। उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम में हुई इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। उज्जैन 10,000 करोड़ रुपए का निवेश, 17,000 रोजगार। जबलपुर 15,000 करोड़ रुपए का निवेश, 13,400 रोजगार। ग्वालियर 8,500 करोड़ रुपए का निवेश, 35,000 रोजगार। सागर 23,000 करोड़ रुपए का निवेश, 28,000 रोजगार। रीवा 31,000 करोड़ रुपए का निवेश, 28,000 रोजगार। नर्मदापुरम 18,000 करोड़ रुपए का निवेश, 24,000 रोजगार। मुख्यमंत्री ने देश के प्रमुख महानगरों में निवेशकों से चर्चा की। मुंबई 75,000 करोड़ का निवेश, 1,000 लोगों को रोजगार। कोयम्बटूर 3,255 करोड़ का निवेश, 8,900 लोगों को रोजगार। बेंगलुरु 3,175 करोड़ का निवेश, 6,900 लोगों को रोजगार। कोलकाता 19,270 करोड़ का निवेश, 9,450 लोगों को रोजगार। निवेश के लिए 6 दिन के विदेश दौरे पर रहे मुख्यमंत्री। इंग्लैंड और जर्मनी में मुख्यमंत्री ने की निवेशकों से चर्चा। इंग्लैंड से 60,000 करोड़ से अधिक निवेश करार, जर्मनी से 18,000 करोड़ से अधिक के निवेश करार। वहीं साल 2024 कुछ माननीयों के लिए अच्छा नहीं रहा, जिसमें बड़े राजनेता और 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं कुछ नेता जेल से बाहर भी आए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए 2024 की शुरुआत और अंत इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को भूमि घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय से साल की शुरुआत में हिरासत में ले लिया था और उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर वर्ष में 1 महीना शेष रहते सोरेन प्रचंड जीत के सूत्रधार के रूप में उभरे। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसी के साथ शराब घोटाले वाले मामले में 21 मार्च 2024 गिरफ्तारी से बचने के लिए और समन का विरोध करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट ने उनकी गुजारिश खारिज कर दी। इसके कुछ देर बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि कुछ महीने बाद अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई। इसके साथ ही आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल से बाहर आए और आजादी की चाय पी। इसी के साथ साल 2024 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिनके बाद राज्य की कमान बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने हाथ में ली और अपना कार्यकाल शुरू करते हुए शपथ ली। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली की कमान आतिशी के हाथ आई और चुनाव के पहले 6 महीने के लिए उन्हें दिल्ली का सीएम बनाया गया। हरियाणा की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली जीत के बाद उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने।
महाराष्ट्र में महायुति की अप्रत्याशित जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनने का इंतजार खत्म हुआ। सभी की सहमति के बाद उन्हें राज्य की कमान सौंपी गई। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। इसी के साथ झारखंड में जेएमएम को जनता का आशीर्वाद मिला और हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के सीएम बने। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धार्मिक विवाद को लेकर। उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद को लेकर बवाल का केंद्र बना। यह विवाद शुरू हुआ शाही जामा मस्जिद के सर्वे से। सर्वे करने पहुंची एसआई टीम, फिर हुआ बवाल और फिर कई सवाल उठे। संभल कई लिहाज से हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक ऐतिहासिक नगर ही नहीं बल्कि इस नगर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में कल के अवतार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इस बयान को लेकर भले ही राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया हो, लेकिन एक तरफ ये भी सच है कि इस भूमि से संबंधित पौराणिक प्रसंगों को भी झुटलाया नहीं जा सकता। संभल का जिक्र आज से कई वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास की रचना श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि यहाँ भगवान नारायण के 24वें अवतार कल्कि का अवतरण होगा। इसी प्रसंग में वे लिखते हैं कि यह अवतार दुष्टों के विनाश के लिए होने वाला है। केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तर्कों का समर्थन करते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के हवाले से बताया कि एक बार भगवान कृष्ण पत्नी रुक्मणी को लेकर संभल के रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि यही वो जगह है जहां मैं कलयुग में अवतार लेकर आऊंगा। श्रीमद् भागवत में संभल नगर को लेकर विस्तार से विवरण मिलता है, जहाँ इस नगर को 68 तीर्थ, 19 कूप, 36 पुर और 52 सराय वाला बताया गया है। महंत ऋषिराज गिरी के मुताबिक संभल नगरी के अंदर आज भी प्राचीन इमारतें और रहस्य छुपा हुआ है और इस सुंदर नगरी में सभी तीर्थ स्थान मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे और कहां है ये सब, जिसे लेकर संभल पूरी तरह से विवादों के घेरे में है। तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। आप पश्चिम में जाएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। हमारे एक सनातनी के लिए, हमारे धर्म के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि इतने वर्ष पश्चात एक हमें मंदिर मिला है और ऐसा मंदिर जिस मंदिर में कि 40 वर्षों से बिल्कुल पूजन अर्चन नहीं किया जा रहा था। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद, देवताओं को स्नान कराने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा है और शिव परिवार इसमें मौजूद है। भावुक पल है संभल वासियों के लिए, श्री कल्कि नगरी के लिए। अब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होना चाहिए। लेकिन प्रसंग उठाए तो यहाँ पर संभल के बारे में वे भी चर्चा होनी चाहिए जो पुराणों में वर्णित है। भगवान सुखदेव ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए कहा था कि भगवान कल्कि का अवतरण कलयुग के अंत में होना है। उस समय तक इंसान गधे की तरह हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगेंगे। ऐसे हालात में भगवान नारायण को धर्म रक्षा के लिए कल्कि का रूप लेना पड़ेगा। और इसी प्रसंग में सुखदेव जी ने कल्कि अवतार का समय और जगह भी बताई है। कहा है सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस समय भगवान नारायण कल्कि के रूप में अपनी पत्नी पद्मा के साथ संभल की धरती पर अवतार लेंगे और इसी को लेकर कदम कदम पर संभल में सनातन होने के सबूत मिल रहे हैं और एएसआई का सर्वे भी जारी है।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस बार जमकर हंगामा हुआ। जनता से जुड़े मुद्दों से इतर संसद में इस बार अडानी, सोरोस, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, वन नेशन वन इलेक्शन बिल और संविधान पर चर्चा का शोर गूंजा। वही बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई और संसद के बाहर जो हुआ वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। सदन में गूंजा विपक्ष की ओर से अडानी का मुद्दा, जिसके बाद सत्ता पक्ष के निशाने पर विपक्ष आ गया। एंट्री हो गई सोरोस की। ये यही नहीं रुका, फिर विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया जो जेपीसी के पास है। तो संविधान पर चर्चा शुरू हुई तो बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर हंगामा शुरू हो गया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो हो गया जो शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ। संसद के द्वार पर भाजपा और कांग्रेस के सांसद भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई और इसमें भाजपा के 2 सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हो गए। आरोप लगा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कि उन्होंने इन्हें धक्का दिया। सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और उन्होंने यूं हाथ लगाया और ऐसी ताकत से मुकेश राजपूत को धक्का दिया। मुकेश राजपूत डिसबैलेंस हुए, गिरे और फिर प्रताप सारंगी जी गिरे, उनके सर फट गए हैं। राहुल गांधी का ये कृत्य देख करके हम हैरान हैं। राहुल गांधी शुड बी पनिश्ड। इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन लोकतांत्रिक सिस्टम। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असोल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? इसके बाद दोनों पार्टियां इस घटना को लेकर आमने सामने। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सांसद डंडे लेकर खड़े थे जिन्होंने राहुल गांधी को संसद के अंदर जाने से रोका। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संसद के अंदर जाने के कई रास्ते थे, लेकिन वो बीजेपी सांसदों के बीच घुसे और धक्का मुक्की की। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए संबोधन को लेकर। उनके 12 सेकेंड के वीडियो क्लिप को लेकर सत्ता पक्ष पर अंबेडकर का अपमान का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने हंगामा जो शुरू किया, जो अब सबसे बड़ा अंबेडकरवादी बताने की होड़ तक पहुंच गया है। अगर एक शब्द में कहें तो साल 2024 बड़ी उठापटक से भरा रहा। तमाम यादों के साथ थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा अनुभव देकर साल 2024 ने अलविदा किया। नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ 2025 की शुरुआत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाला साल सभी के लिए खुशियों से भरा रहे। नमस्कार।